हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीरज मारतोलिया। तो आज तक हमने क्या पढ़ा? कल हमने पढ़ा था डायनेमिक ऑफ फ्लूइड फ्लो के बारे में। ठीक है, डायनेमिक के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने कुछ वेंचुरी मीटर के बारे में पढ़ा था, ऑरिफिस मीटर के बारे में पढ़ा था, पिटॉट ट्यूब के बारे में पढ़ा था, पिटॉट स्टैटिक ट्यूब के बारे में पढ़ा था, और लास्ट में हमने कुछ मेजरिंग डिवाइस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हमने स्टार्ट करना है नया चैप्टर, हमारा चैप्टर नंबर 5, वो है ऑरिफिस एंड माउथ पीस। ठीक है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, पूछते हैं इसमें से। ठीक है, तो ये चैप्टर भी हमारा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू हमारे एग्जाम से। तो ये है आज का हमारा चैप्टर है ऑरिफिस एंड माउथ पीस। ठीक है, ऑरिफिस एंड माउथ पीस। तो सबसे पहले लिखना ऑरिफिस के बारे में। सबसे पहले लिखना ऑरिफिस होता क्या है। ठीक है, ऑरिफिस होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना ऑरिफिस क्या होता है। ऑरिफिस अलग हो गया, ऑरिफिस मीटर अलग हो गया। ये ऑरिफिस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये ऑरिफिस की बात कर रहा हूँ। मैं मीटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ ऑरिफिस की बात कर रहा हूँ। ऑरिफिस का है, ऑरिफिस इज ए स्मॉल, ऑरिफिस इज स्मॉल ओपनिंग। क्या है? ऑरिफिस इज ए स्मॉल ओपनिंग ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन। ठीक है, क्रॉस सेक्शन कैसा कैसा हो सकता है वो? सच एज कैसे कैसा हो सकता है? रेक्टेंगुलर, सच एज रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ट्रायंगुलर या स्क्वायर। ठीक है, और भी कई शेप के हो सकते हैं, बट जो लिखा हुआ है किताब में हमारे वो लिखा हुआ है ऑरिफिस इज ए स्मॉल ओपनिंग ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन। ऑरिफिस क्या है? स्मॉल ओपनिंग है हमारे जो भी चीज़ है, चाहे वो हमारा टैंक हो चाहे वेसल हो। ठीक है, उसमें क्या है? ऑरिफिस एक हमारा क्या ओपनिंग है, एक ओपनिंग है। ठीक है, वो ओपनिंग कैसा हो सकता है? रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है, सर्कुलर शेप का भी हो सकता है, ट्रायंगुलर शेप का भी हो सकता है, स्क्वायर शेप का भी हो सकता है हमारा। ठीक है, एक्स्ट्रा और भी हो सकता है, और भी शेप होते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है ऑन द साइड ऑफ, कहाँ पे होता है ये? ऑन द साइड और बॉटम, ऑन द साइड और बॉटम ऑफ अ टैंक, बॉटम ऑफ अ टैंक थ्रू विच a fluid is flowing। ठीक है, क्या बोल रहा है ये? ऑरिफिस के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, उससे पहले मैंने थोड़ा आपको समरी बताई थी, आज थोड़ा अच्छे से पढ़ाऊंगा। इसके टाइप्स भी पढ़ाने हैं कि ऑरिफिस क्या होता है। ऑरिफिस एक होता है स्मॉल ओपनिंग। ठीक है, एक खुला हुआ चीज, एक खुला हुआ जगह होती है। ठीक है, हमारे कहाँ पे टैंक या किसी वेसल में, उसकी बात। वो कैसा शेप का हो सकता है? वो रेक्टेंगुलर शेप का हो सकता है, वो सर्कुलर शेप का हो सकता है, वो ट्रायंगुलर शेप का हो सकता है, वो स्क्वायर शेप का हो सकता है। ऑन द साइड मतलब साइड में या बॉटम में किसी भी टैंक के या किसी भी वेसल के, थ्रू विच द फ्लूइड इज फ्लोइंग, उस ओपनिंग की वजह से क्या होगा? फ्लूइड वहां से फ्लो होगा। मतलब ठीक है, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जैसे मानो ये हमारे पास कोई टैंक है। ठीक है, ये हमारे पास कोई टैंक है। ठीक है, ये हमारे पास कोई टैंक है। ठीक है, ये हमारे पास कोई टैंक है। अब हो सकता है ऑरिफिस हम कहाँ, ऑरिफिस हम या तो हम इसके साइड में, ठीक है, या तो इसके कहीं बॉटम में। ठीक है, ये जो बनाया हमने, ठीक है, ये जो ओपनिंग है, ठीक है, ये जो ओपनिंग की बात कर रहा हूं मैं, ये जो ओपनिंग है, ठीक है, ये जो ओपनिंग है, इसी को क्या कहते हैं हम? इसी को हम बोलते हैं ऑरिफिस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम?
इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ऑरिफिस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ऑरिफिस होता है। ये क्या बोल रहा है, इसने बताया था ये हमारा एक रेक्टेंगुलर टैंक है, ठीक है। ये हमारा एक रेक्टेंगुलर टैंक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक हमारा रेक्टेंगुलर टैंक है। या तो उसके साइड में, इस साइड भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि इसी साइड हो, इस साइड भी हो सकता है। या तो उसके साइड में या तो उसके बॉटम में जो खुला हुआ जगह होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑरिफिस, ठीक है। इस जगह से क्या होता है, जैसे हमारा यहाँ पानी भरा होगा, ठीक है, कहीं से पानी आ रहा होगा, यहाँ पानी भरा होगा, तो यहाँ से क्या होगा, हमारा फ्लूइड बाहर को फ्लो होगा, ठीक है। यहाँ से हमारा फ्लूइड क्या होगा, बाहर को फ्लो होगा, थ्रू विच अ फ्लूइड इज फ्लोइंग। मतलब यही है कि यहाँ से हमारा क्या होगा, फ्लूइड बाहर को फ्लो होगा। वैसे इसमें भी है, जैसे ये कुछ मानो पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ से पानी आ रहा है अंदर, ठीक है, ये कुछ इनलेट है हमारा, ठीक है, ये कोई हमारा इनलेट है। तो क्या होगा, पानी कहाँ से, यहाँ से पानी यहाँ से बाहर को फ्लो होने लग जाएगा, ठीक है। पानी क्या होगा, यहाँ से बाहर को फ्लो होने लग जाएगा, ये हमारा ऑरिफिस है, ठीक है। हमने पढ़ लिया, ठीक है, हमने क्या पढ़ा, ऑरिफिस क्या होता है, स्मॉल ओपनिंग। ऑरिफिस मीटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ऑरिफिस की बात कर रहा हूँ। ऑरिफिस क्या होता है, हमारा एक स्मॉल एरिया होता है जो खुला हुआ होता है हमारे किसी भी टैंक में या किसी भी वेसल में। टैंक कैसा कैसा हो सकता है, टैंक का शेप हमारा रेक्टेंगुलर हो सकता है, हमारा ट्रायंगुलर हो सकता है, हमारा सर्कुलर हो सकता है, हमारा स्क्वायर शेप का हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है। उसके साइड या बॉटम में पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो ऑरिफिस होता है वो टैंक के कहाँ पे होता है, वो कहाँ पे होता है, साइड या बॉटम में, साइड या बॉटम में, ठीक है। वहाँ से क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है हमारा, फ्लो होने लग जाता है, ठीक है, फ्लूइड हमारा फ्लो होने लग जाएगा, ठीक है, फ्लूइड हमारा फ्लो होने लग जाएगा। फिर आगे पूछते हैं इसके बारे में, ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने। फिर जो सेकंड चीज पूछते हैं, जो मेन सेकंड चीज पूछते हैं वो पूछते हैं इसके टाइप्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑरिफिस। ये पेपर में आ सकता है, तो पूछा जाता है टाइप्स ऑफ ऑरिफिस, ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑरिफिस, ठीक है। दो टाइप के ऑरिफिस होते हैं, एक स्मॉल एरिया, एक स्मॉल ऑरिफिस और एक लार्ज ऑरिफिस, ठीक है, ठीक है। दो टाइप के ऑरिफिस होते हैं, दो टाइप के ऑरिफिस होते हैं। पहला होता है हमारे पास स्मॉल ऑरिफिस, सेकंड होता है हमारा लार्ज ऑरिफिस, ठीक है, स्मॉल ऑरिफिस और लार्ज ऑरिफिस, ठीक है। इसमें जो एक चीज़ याद रखना है, हमको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, अच्छा चलो वो बाद में लिखाता हूँ मैं आपको, सिर्फ हमको याद रखना है कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें इसकी लेंथ पूछी जाती है, ठीक है, सॉरी इसका हेड पूछा जाता है। हेड क्या होता है, जिसका लेस देन 5D होगा, अगर हेड H की बात कर रहा हूँ मैं, अगर हेड हमारा लेस देन 5 × D, ठीक है, अगर 5 × D होगा तो वो हमारा लार्ज ऑरिफिस होगा। अगर हेड लेस देन 5D होगा, 5 × D, तो वो हमारा लार्ज ऑरिफिस होगा। अगर हेड ग्रेटर देन 5 × D होगा तो हमारा स्मॉल ऑरिफिस होगा, ठीक है। ये आगे मैं लिखाऊंगा, अभी सिंपल एक बता दिया मैंने आपको। तो हमने लिख दिया टाइप्स ऑफ ऑरिफिस में एक स्मॉल ऑरिफिस होता है, एक लार्ज ऑरिफिस होता है, ठीक है। अब इसके बाद लिखना, हम सबसे पहले लिखना आगे इसी में, ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग करा हमने, ये हमारा है, ये क्लासिफिकेशन है, ये टाइप है किसके बेस में, ये याद रखना, ये पेपर में पूछा जाता है कि हमसे पूछ लेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ द साइज, ऑन द बेसिस ऑफ द, क्योंकि अलग अलग होगा अब इसमें, ठीक है, आगे मैं बताऊंगा। तो इसमें अगर पूछ लिया ऑन द बेसिस ऑफ साइज द टाइप ऑफ द ऑरिफिस, तो याद रखना स्मॉल ऑरिफिस एंड लार्ज ऑरिफिस, ठीक है। तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ, ये किस चीज़ पे हमने बोला, ये किस चीज़ के अकॉर्डिंग बोला हमने, ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बेसिस पे हमने ये बोला कि ऑरिफिस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक स्मॉल ऑरिफिस होता है, एक लार्ज ऑरिफिस होता है, ठीक है। अब सबसे पहले लिखना, इसमें लिखना आगे, ए पॉइंट डालना, टाइप्स में लिखना आगे कि द ऑरिफिस
are classified, the orifice are classified, the orifice are classified as small orifice depending upon the size of orifice, and head of liquid। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम ऑरिफिस को कैसे क्लासिफाइड करते हैं कि वो स्मॉल ऑरिफिस है या लार्ज ऑरिफिस है। किसके अकॉर्डिंग करते हैं? द साइज ऑफ ऑरिफिस की साइज से और लिक्विड की हेड से, कि लिक्विड की हेड क्या है। ठीक है, मैं आगे बताता हूँ आपको कि हम कैसे क्लासिफाइड करते हैं ऑरिफिस को, कि ये लार्ज है या स्मॉल है, ऑरिफिस की साइज से और हेड ऑफ लिक्विड से, लिक्विड की हेड से। ठीक है, हम क्लासिफाइड करते हैं कि वो लार्ज ऑरिफिस है या स्मॉल ऑरिफिस है। ठीक है, उसके बाद लिखना, यहाँ पे तक लिख लिया हमने, द साइज ऑफ ऑरिफिस एंड द हेड ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑरिफिस, कहाँ से? ऑरिफिस के सेंटर से। अभी मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा तब समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, अभी लिख लो, इफ द हेड ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द सेंटर, लिखा हुआ है इफ द head of liquid from the center of orifice is more than 5 times, ये बाद में भी आपको अच्छी तरीके से लिखाऊंगा, अभी ऐसे लिख देना कि द हेड ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑरिफिस इज more than 5 times the depth of orifice, either 5 times the depth of orifice, the orifice is called स्मॉल ऑरिफिस। ठीक है, स्मॉल ऑरिफिस। ठीक है, क्या कहना चाहता है वो? ठीक है, स्मॉल ऑरिफिस और मोर देन 5 times द डेप्थ ऑफ द ऑरिफिस। ये क्या कहना चाहता है कि अगर जो हमारी हेड ऑफ लिक्विड है, जो हमारी लिक्विड की हेड है, वो अगर क्या है, जो हमारी हेड है लिक्विड की, अगर वो ग्रेटर देन, जो हमारी हेड ऑफ लिक्विड है वो ग्रेटर देन 5 times ऑफ डेप्थ ऑफ ऑरिफिस। ठीक है, 5 times, ये लिख लेना ब्रैकेट मार के। ये कहना चाहता है कि जो है, ये क्या हमारा, ये हमारा हेड ऑफ लिक्विड, ये क्या हमारा हेड ऑफ लिक्विड
और ये क्या है हमारा, डी क्या हमारा, डेप्थ ऑफ ऑरिफिस, डेप्थ ऑफ ऑरिफिस, ठीक है, डेप्थ ऑफ ऑरिफिस। ये क्या कह रहा है, यहाँ हमने पढ़ा, ये मैंने यहाँ लिखा कि अगर हेड ऑफ लिक्विड, अगर हेड ऑफ लिक्विड, ये याद रखना, अगर हेड ऑफ लिक्विड 5 टाइम्स ऑफ डी, डी इज क्या है, डी फॉर डायमीटर नहीं है, डी क्या है इसमें, डेप्थ ऑफ ऑरिफिस, ऑरिफिस की जो डेप्थ है उससे ज़्यादा है। अगर हेड जो है, हेड ऑफ लिक्विड अगर बड़ा है 5 टाइम ऑफ डी, मतलब डेप्थ ऑफ ऑरिफिस से 5 टाइम बड़ा है क्या, हेड ऑफ लिक्विड, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा स्मॉल ऑरिफिस। क्या कहलाएगा, स्मॉल ऑरिफिस, ठीक है, क्या कहलाएगा, स्मॉल ऑरिफिस। ये याद रखना, ठीक है, ये पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। अभी डायग्राम में समझा दूंगा मैं आपको। तो ये आपने लिख लिया होगा, आई होप ये लिख लिया होगा, एक बार देख लेता हूँ दिख रहा है नहीं दिख रहा, हाँ ठीक है दिख रहा है। तो ये मैं आपने लिख लिया होगा, ठीक है, ये आपने इतना लिख लिया होगा। तो दूसरा पॉइंट है इसमें, जो दूसरा पॉइंट है इसमें, जो दूसरा पॉइंट है इसमें, ठीक है, जो दूसरा पॉइंट है इसमें, मैं आपको भी डायग्राम के हिसाब से भी समझा दूंगा। जो दूसरा पॉइंट है इसमें, जो बी पॉइंट है इसमें, जो बी पॉइंट है इसमें, वो लिखा हुआ है, if the head of liquid, if the head of liquid is less than 5 times, is less than 5 times the depth of orifice, the depth of orifice, it is known as large ऑरिफिस। क्या होता है, लार्ज ऑरिफिस, ठीक है। इसने क्या बोला, अगर जो हेड ऑफ लिक्विड है, जो हेड ऑफ लिक्विड है वो लेस देन, याद रखना, स्मॉल में मोर देन होता है और लार्ज में लेस देन होता है, लेस देन 5 टाइम्स द डेप्थ ऑफ ऑरिफिस। मतलब अगर जो हेड ऑफ लिक्विड है वो छोटा है 5 टाइम ऑफ डी, 5 इंटू डी, डी मतलब क्या, डेप्थ ऑफ ऑरिफिस से छोटा है 5 टाइम क्या, हेड ऑफ लिक्विड, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम लार्ज ऑरिफिस। मतलब यहाँ की बात करें तो उसमें जो हमारा पहला वाला पॉइंट था, जो हमारा स्मॉल था, स्मॉल ऑरिफिस था, उसमें क्या था, हेड बड़ा था, किससे, 5 इंटू डी, डी मतलब डेप्थ ऑफ ऑरिफिस, तो ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें लेस देन हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, हेड क्या है, हेड कम है किससे, 5 इंटू डी से, तो उसको क्या बोलेंगे हम, लार्ज ऑरिफिस बोलेंगे, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम, लार्ज ऑरिफिस बोलेंगे, ठीक है, उसको हम लार्ज ऑरिफिस बोलेंगे, ठीक है, ठीक है, इसको हम लार्ज ऑरिफिस कहेंगे। ये आपने लिख लिया होगा, आई होप ये लिख लेना। फिर उसके बाद ठीक है, अगर मैं बताऊं, अगर हम एच की बात करें, जो हेड ऑफ लिक्विड की बात करें, वो हम कहाँ से मेज़र करेंगे, ठीक है, मैंने बताया था वो कहाँ से मेज़र करेंगे, वो मेज़र करेंगे हम ऑरिफिस के सेंटर से। मतलब क्या बोलना चाहता है वो, मानो कि अगर ये कुछ हमारे पास एक टैंक है, ये हमारे पास एक टैंक है, ठीक है, ये एक हमारे पास टैंक है, ये हमारे पास एक टैंक है, ये हमारे पास एक टैंक है, ये हमारे पास एक टैंक है, ठीक है। अगर ये एक टैंक है, ठीक है, ये एक हमारे पास टैंक है, ये हमारे पास एक टैंक है, ठीक है, ये हमारे पास एक टैंक है। एक मिनट, ठीक है, मैं आपको बता रहा था, कि मानो ये कोई टैंक है, ये कोई टैंक है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास कोई टैंक है, ये हमारे पास कोई टैंक है। तो जो हम हेड ऑफ लिक्विड नापेंगे, मानो, ठीक है, यहाँ तक क्या है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक क्या है, पानी भरा हुआ है,
ठीक है, यहाँ तक क्या है, पानी भरा हुआ है। ये क्या पार्ट है हमारा, ये हमारा ऑरिफिस है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑरिफिस है, ठीक है, ये हमारा क्या ऑरिफिस है। ये ऑरिफिस की क्या है, ये ऑरिफिस की डेप्थ है, ठीक है, ये ऑरिफिस की क्या है, ये ऑरिफिस की डेप्थ है, ये ऑरिफिस की डेप्थ है। तो हम कहाँ से नापेंगे एच, इसके सेंटर से, मतलब ऑरिफिस के सेंटर से हम क्या नापेंगे, हेड ऑफ लिक्विड। ऑरिफिस के सेंटर से हम क्या नापेंगे, एच। एच क्या नापेंगे हम, ये टैंक मानना, ठीक है, डायग्राम मेरी उतनी अच्छी नहीं है, ये एक रेक्टेंगुलर टैंक समझ लो, ठीक है। ये जो एच है, ये क्या है हमारे पास, ये जो एच है ये हमारे पास है, ये हमारे पास, ये जो एच है ये हमारे पास है हेड ऑफ लिक्विड, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, हेड ऑफ लिक्विड। और जो ये डी है ये क्या है हमारे पास, डेप्थ ऑफ ऑरिफिस, ठीक है। तो जो हमने, ये क्वेश्चन हो सकता है कि न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाए कि हेड ऑफ लिक्विड, जो हेड ऑफ लिक्विड होती है वो कहाँ से मेज़र करते हैं, वो हम मेज़र करते हैं ऑरिफिस के सेंटर से। कहाँ से मेज़र करते हैं, ऑरिफिस के सेंटर से मेज़र करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कि एक रेक्टेंगुलर टैंक है, ये इसकी, ये ऑरिफिस है जो ओपनिंग पॉइंट है। हमने बोला था ऑरिफिस क्या होता है, एक स्मॉल ओपनिंग पॉइंट होता है, ठीक है, एक स्मॉल ओपनिंग पॉइंट होता है, किसमें, किसी भी टैंक में, किसी भी वेसल में। कहाँ पे होता है, साइड में हो सकता है, बॉटम में हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा लार्ज, उसके बाद हमने पढ़े टाइप किसके अकॉर्डिंग पढ़े हमने, साइज के अकॉर्डिंग पढ़े, साइज के अकॉर्डिंग पढ़े। तो हमने क्या पढ़ा, एक होता है हमारे पास स्मॉल ऑरिफिस, एक स्मॉल ऑरिफिस, और दूसरा पढ़ा हमने लार्ज ऑरिफिस, ठीक है, ऑरिफिस। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा स्मॉल ऑरिफिस में, हमने पढ़ा स्मॉल ऑरिफिस में क्या पढ़ा, अगर हेड ग्रेटर देन 5 टाइम्स ऑफ डी, 5D, डी मतलब डेप्थ ऑफ ऑरिफिस, एच मतलब हेड ऑफ लिक्विड, एच मतलब हेड ऑफ लिक्विड। कहाँ से मेजर करते हैं, हेड ऑफ लिक्विड इज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ ऑरिफिस, ऑरिफिस के सेंटर से हम मेजर करते हैं। एच फॉर हेड, डी फॉर डेप्थ ऑफ ऑरिफिस। अगर हेड बड़ा होगा 5 टाइम्स ऑफ डी से तो वो हमारा कहलाएगा स्मॉल ऑरिफिस, और अगर यही हेड लेस देन 5 टाइम्स ऑफ डी होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा लार्ज ऑरिफिस कहलाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद हमको सिर्फ, उसके बाद ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, उसके बाद हमने सिर्फ याद करना है कि साइज के अकॉर्डिंग तो हमने पढ़ लिया कि क्या क्या होता है, एक स्मॉल होता है, एक लार्ज ऑरिफिस होता है। अब क्या होता है, शेप के अकॉर्डिंग हो सकता है, एज के अकॉर्डिंग होता है, और हमारा डिस्चार्ज की कंडीशन के अकॉर्डिंग भी हमारे इसके टाइप्स हैं या क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है, वो हमको पढ़ना है। आप पेपर में पूछते हैं, ठीक है, ये हमसे पेपर में पूछा जाता है। तो इनके बारे में हमको कुछ नहीं पढ़ना कि क्या होता है क्या नहीं होता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो हमको पता होना चाहिए। सबसे पहले लिखना ऑन द बेसिस ऑफ, हमने शेप के, साइज के बारे में पढ़ दिया, अब शेप के बारे में पढ़ते हैं हम। अब लिखना सेकंड पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के अकॉर्डिंग, ठीक है, शेप के अकॉर्डिंग कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था, क्या हो सकता है, रेक्टेंगुलर ऑरिफिस, रेक्टेंगुलर ऑरिफिस, रेक्टेंगुलर ऑरिफिस हो सकता है। बी, सर्कुलर और ऑरिफिस हो सकता है, सर्कुलर ऑरिफिस हो सकता है, सर्कुलर ऑरिफिस हो सकता है। सी हो सकता है हमारा ट्रायंगुलर ऑरिफिस, ट्रायंगुलर शेप का हो सकता है ऑरिफिस, ट्रायंगुलर ऑरिफिस हो सकता है। डी हमारा स्क्वायर ऑरिफिस हो सकता है, स्क्वायर ऑरिफिस हो सकता है, ठीक है। ये किसके बेसिस पे है, हमारे शेप के बेसिस में। शेप मतलब बोले तो
हमारा इसमें क्या बात हो रही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात हो रही है, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम एक पॉइंट लिखेंगे, डिपेंडिंग 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 अपॉन देयर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन, हमने शेप के अकॉर्डिंग में बता दिया आपको कि किस, अगर शेप के अकॉर्डिंग पूछ लिया तो कौन कौन से हो याद, साइज के अकॉर्डिंग पूछा तो याद रखना है लार्ज और स्मॉल, शेप के अकॉर्डिंग पूछा तो रेक्टेंगुलर ऑरिफिस, सर्कुलर ऑरिफिस, ट्रायंगुलर ऑरिफिस और स्क्वायर ऑरिफिस। किस पे डिपेंड करता है ये, डिपेंडिंग अपॉन देयर क्रॉस सेक्शनल एरिया, उनके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। हमने पढ़ दिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के बेसिस में हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद आता है हमारे पास, इसके आगे लिखना, इसके जस्ट आगे लिखना दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ एच, ऑन द बेसिस ऑफ एच के बेसिस पे भी होता है, ठीक है, एच के बेसिस पे होता है। मतलब अगर जो ये ओपनिंग, जैसे ये ट्रायंगुलर है, ये ट्रायंगल है, ये सॉरी रेक्टेंगल है, अगर यहाँ पे ये ऑरिफिस छोड़ा तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कभी हम ऐसे ऐसे करके इसकी शेप बना देते हैं, ठीक है, एज बना देते हैं, ठीक है, इसकी क्या बना देते हैं, एजेस बना देते हैं हम, ठीक है। क्या बनाते हैं, एक बार ढंग से दिखा देता हूँ। जैसे मानो अगर ये कोई टैंक है तो जो ये ऑरिफिस छोड़ा जाता है, यहाँ पे क्या करते हैं हम, शेप, एक शेप बना दे। कौन कौन सा शेप होता है, एक शार्प एज शेप होता है, एक बेल माउंटेन शेप होता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है हम इस पर ऐसे कुछ इस तरीके से कुछ ऐसा शेप बना दे, कुछ ऐसा शेप बना दे, तो वो उससे क्या बोलते हैं, वो हमारे शेप के, वो हमारे एज के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, एज बना देते हैं हम, ठीक है। तो हमको ये नहीं पता करना कैसा एज बनता है, कैसा उसकी डायग्राम होती है, इससे कोई मतलब नहीं है हमको ऑन द बेसिस ऑफ एज याद रखना है। दो कंडीशन बनते हैं, एक होता है शार्प एज्ड ऑरिफिस, एक क्या होता है हमारे पास, एक होता है शार्प एज्ड ऑरिफिस, एक होता है हमारे पास शार्प एज्ड ऑरिफिस। शार्प मतलब तो आपको समझ ही आ रहा होगा, मतलब नोकीले तरीके से होता है, ठीक है। नोकीला मतलब कुछ अगर ये ऐसा बना हुआ है तो यहाँ पे कैसा होगा, ऐसा कुछ नोकीला सा बना होगा, ऐसा कुछ नोकीला सा बना हुआ होगा, ठीक है। उसको बोलते हैं हम शार्प एज्ड ऑरिफिस बोलते हैं हम उसको, ठीक है, उसको शार्प एज ऑरिफिस बोलते हैं। एक होता है हमारे पास एक होता है हमारे पास बेल माउथ ऑरिफिस, ठीक है, बेल माउथ ऑरिफिस। एक क्या होता है हमारे पास, बेल माउथ ऑरिफिस, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये इसके अपस्ट्रीम पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये इसके अपस्ट्रीम पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे इसे लिखना, ऐसे डाल के ये पूछे जाते हैं, यहाँ पे लिखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ अपस्ट्रीम एज ऑफ द ऑरिफिस। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, आप समझो, ये कहना चाह रहा है कि हम कब शार्प एज ऑरिफिस लेंगे या कब बेल माउथेड ऑरिफिस बनाएंगे, किस पे डिपेंड करेगा, जो अपस्ट्रीम एज होगा, अपस्ट्रीम एज मतलब जो ऊपरी का एज होगा किसका, ऑरिफिस का, अपस्ट्रीम जो एज होगा उसके अकॉर्डिंग हम इनको बनाएंगे, क्या बनाएंगे, शार्प एज ऑरिफिस या बेल माउंटेड ऑरिफिस को बनाएंगे, ठीक है। सिंपल चीज़ है, एजेस के अकॉर्डिंग बता दिया, शेप के अकॉर्डिंग बता दिया, साइज के अकॉर्डिंग बता दिया। फिर आता है एक क्वेश्चन डिस्चार्ज के कंडीशन पे, ठीक है, डिस्चार्ज के कंडीशन पे, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ऑफ डिस्चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज कंडीशन या कंडीशन ऑफ डिस्चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज कंडीशन, ठीक है। डिस्चार्ज के कंडीशन में क्या होता है, जो ये होता है ऑरिफिस होता है, ये कैसे बनाया जाता है, फ्री डिस्चार्ज ऑरिफिस, पार्शली सबमर्ज्ड ऑरिफिस, फुल्ली सबमर्ज्ड ऑरिफिस, ठीक है। ये तीन याद रखना, ठीक है।
डिस्चार्ज की कंडीशन के बेसिस पे बनाया जाए तो ये बनता है फ्री डिस्चार्ज, फ्री डिस्चार्जिंग, फ्री डिस्चार्जिंग ऑरिफिस, फ्री डिस्चार्जिंग ऑरिफिस। बी बनेगा हमारे पास फुल्ली सबमर्ज्ड, फुल्ली सबमर्ज्ड ऑरिफिस। और तीसरा बनेगा पार्शियली सबमर्ज्ड ऑरिफिस। ठीक है, फुल सबमर्ज्ड ऑरिफिस और पार्शियली सबमर्ज्ड ऑरिफिस को हम एक और नाम से, इन दोनों को एक नाम से बुलाते हैं, उसको बोलते हैं हम ड्राउंड। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? ड्राउंड, DROWNED, ड्राउंड। ठीक है, इसको हम किसके नाम से? फुल्ली सबमर्ज्ड ऑरिफिस मतलब पूरा डूबा हुआ ऑरिफिस, पार्शली सबमर्ज्ड मतलब आधा डूबा हुआ ऑरिफिस। उन दोनों के नाम को हम क्या बोलते हैं? ड्राउंड भी बोलते हैं। ठीक है, फुल्ली सबमर्ज्ड ऑरिफिस, पार्शली सबमर्ज्ड ऑरिफिस और फ्री डिस्चार्जिंग ऑरिफिस। ये किस में कंडीशन में बात कर रहे हैं हम? डिस्चार्ज की कंडीशन में। कैसी डिस्चार्ज की कंडीशन? उस कंडीशन में हम ये रखते हैं फ्री डिस्चार्जिंग ऑरिफिस, फुली सबमर्ज्ड ऑरिफिस और पार्शली सबमर्ज्ड ऑरिफिस। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ डिस्चार्ज की, डिस्चार्ज की कैसी नेचर है। ठीक है, डिस्चार्ज किस नेचर का डिस्चार्ज है, उसके अकॉर्डिंग हम ये बनाते हैं फ्री डिस्चार्जिंग ऑरिफिस, फुली सबमर्ज्ड ऑरिफिस या पार्शली सबमर्ज्ड ऑरिफिस बोलते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ डिस्चार्ज। अगर हमसे पूछ लिया कि भाई बताओ, 4 ऑप्शन दे देंगे हमसे, बोलेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज कंडीशन व्हाट इज द टाइप ऑफ द ऑरिफिस होगा। पहले में लिखा होगा शार्प एज ऑरिफिस, बेल माउंटेड ऑरिफिस। ठीक है, और लिखा होगा ट्रायंगुलर ऑरिफिस और लिखा होगा वहाँ पे फ्री डिस्चार्जिंग ऑरिफिस। तो क्या लिखा है आंसर? क्या होगा हमारा? फ्री डिस्चार्ज ऑरिफिस। ये किसके अकॉर्डिंग है? डिस्चार्ज कंडीशन के बेसिस पे। ठीक है, ये बात याद रखना। फिर एक और चीज़ पूछा जाता है हमसे, ये आपने आई होप लिख लिया होगा, एक नोट पॉइंट लिखना, ये पेपर में आया हुआ है। ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था मैं, वहाँ से लेके आया हूँ क्वेश्चन। ये AE में आया हुआ है 2017 में आया हुआ है कि जो शार्प एज्ड ऑरिफिस होता है, ठीक है, जो शार्प एज ऑरिफिस होता है, शार्प एज्ड ऑरिफिस, जो शार्प एज ऑरिफिस होता है, वो क्या होता है? इज ए स्टैंडर्ड ऑरिफिस इज यूज्ड। ठीक है, ये पेपर में आया हुआ है, किसी एक AE में 2017 में या 18 में आया हुआ है। ठीक है, 2017 या 18 में आया हुआ है क्वेश्चन कि शार्प एज्ड ऑरिफिस क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑरिफिस होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑरिफिस के अगर पूछा जाए, अगर हमको ऑप्शन में दे दिया, ठीक है, अगर हमसे ऑप्शन में दे दिया कि इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड ऑरिफिस है, वहाँ पे होगा शार्प एज ऑरिफिस, बेल माउथेड ऑरिफिस, पार्शली सबमर्ज्ड ऑरिफिस या रेक्टेंगुलर ऑरिफिस, तो कौन सा हमारा स्टैंडर्ड ऑरिफिस है? वो है हमारा शार्प एज्ड ऑरिफिस, जिसके शार्प एज हो। ठीक है, वो हमारा क्या है? स्टैंडर्ड ऑरिफिस। क्या स्टैंडर्ड ऑरिफिस? क्या हमारा शार्प एज ऑरिफिस हमारा स्टैंडर्ड ऑरिफिस है। ठीक है, शार्प एज हमारा क्या है? स्टैंडर्ड ऑरिफिस है। ठीक है, ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने। अब कुछ पॉइंट्स हैं, इनको लिखना है। कुछ पॉइंट है, उनको लिखना है। अगर फॉर लिखो,
अगर बात करें हम फॉर शार्प एज्ड, फॉर शार्प एज्ड रेक्टेंगुलर ऑरिफिस, फॉर शार्प एज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस की बात करें तो क्या होना चाहिए, शार्प एज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, वो पहले होना चाहिए। एक पॉइंट है कि फ्लो लाइंस जो होंगी उसमें, जो फ्लो लाइंस होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। फ्लो लाइंस आर स्ट्रेट, ठीक है, फ्लो लाइंस आर स्ट्रेट। ये सारे याद रखना कि अगर हम शार्प एज्ड, अभी हमने पढ़ा कि शार्प एज्ड ऑरिफिस क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड ऑरिफिस होता है। अब हम बात कर रहे हैं शार्प एज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस। क्या है हमारे पास, एक रेक्टेंगुलर ऑरिफिस है जिसका शार्प एज्ड है, तो उसमें क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए जो सेटिस्फाई करनी चाहिए। एक होना चाहिए कि जो फ्लो लाइंस हैं उसकी वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। जो फ्लो लाइंस है, जो उसकी फ्लो लाइंस है वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया इज मिनिमम, क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात बोला जाएगा उसमें, किसमें, फॉर शार्प एज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस में जो तीसरी बात है वो है कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर एट वीना कॉन्ट्रैक्टा में क्या होता है, जो फ्लो होती है उसकी जो एरिया होता है, जो वहाँ पे फ्लो का वो क्या होता है, मिनिमम। फ्लो का एरिया क्या होता है, मिनिमम। वीना कॉन्ट्रैक्टा में क्या होता है, जो फ्लो का एरिया होता है वो मिनिमम होता है, ठीक है। तो प्रेशर एट वीना कॉन्ट्रैक्टा इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये लाइन याद रखना, ये सारी लाइन याद रखना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। क्या बोल रहा है वो, सबसे पहले याद रखना, अगर पूछ लिया हमसे पेपर में कि शार्प एज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस में क्या होना चाहिए, फ्लो लाइंस आर स्ट्रेट। याद रखना कि फ्लो लाइंस क्या होना, यहाँ पे कुछ भी लिख लेगा, फ्लो लाइंस आर टर्बुलेंट या कुछ भी लिख देगा तो, या वो लिख देगा फ्लो लाइंस आर जिगजैग, तो नहीं, जिगजैग नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्लो लाइन क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। वहाँ पे मैक्सिमम लिखा हो सकता है, ठीक है। बोल 4 दे देगा, उसमें से बोलेगा इनकरेक्ट चुनो स्टेटमेंट में। तो अब स्टेटमेंट के क्वेश्चन चलते हैं आप। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए हमारा, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। फिर बात करते हैं जो वीना कॉन्ट्रैक्टा में जो प्रेशर होगा। वीना कॉन्ट्रैक्टा क्या होता है हमारा, जहाँ पे फ्लो एरिया क्या होता है, सबसे कम होता है, मिनिमम होता है, उसको हम वीना कॉन्ट्रैक्टा कहते हैं। वहाँ पे जो प्रेशर होगा, जो वीना कॉन्ट्रैक्टा में जो प्रेशर होगा वो कौन सा प्रेशर होना चाहिए, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। कौन सा प्रेशर होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। जो डी पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। जो डी पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्चार्ज थ्रू ऑरिफिस इज कैसे निकालेंगे हम डिस्चार्ज कैसे निकालेंगे हम निकालेंगे Q फॉर डिस्चार्ज, Q 2/3 इंटू CD क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, CD √ 2G मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इंटू H2 3/2 माइनस H1 3/2। ये फॉर्मूला याद रखना। ये मेन फॉर्मूला है डिस्चार्ज निकालने का ऑरिफिस के थ्रू, ठीक है। ऑरिफिस के थ्रू जो डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है, वो है Q इंटू CD क्या हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, इंटू √2G, 2G मतलब √2G, G4 क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ब्रैकेट में H2 हाइट 2 या हेड 2, H2 3/2 माइनस H1 3/2। ये याद रखना, ठीक है। अब क्या होगा पेपर में, क्या करेगा,
जो पेपर में अगर आता है, पहले आते थे, अब पता नहीं आएगा नहीं आएगा, बट आ सकता है। वो क्या करता था, इस 2/3 को हटा देता था। यहाँ पे क्या लिख देगा, यहाँ पे आ जाएगा के लिख देगा। फिर पूछेगा क्वेश्चन में कि वैल्यू बताओ, वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के बताओ। ठीक है, तो हमको याद रखना वैल्यू ऑफ के क्या है हमारा 2/3, क्या है हमारा 2/3, क्या है हमारा 2/3। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा कि अगर शार्प एज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस होगा, शार्प एज हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑरिफिस होता है। ठीक है, अगर शार्प एज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस होगा तो जो फ्लो लाइंस हैं, जो फ्लो लाइंस हैं क्या होने चाहिए, स्ट्रेट होने चाहिए। याद रखना मेरे भाई ये सब कुछ। ठीक है, तो फ्लो लाइंस क्या होगा, स्ट्रेट होना चाहिए। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। प्रेशर कैसा होगा, वीना कॉन्ट्रैक्टा में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। और वीना कॉन्ट्रैक्टा क्या होता है, जहाँ पे फ्लो में जो फ्लो की जो सबसे एरिया होती है, जो सबसे मिनिमम होगी, जो मिनिमम एरिया होगी फ्लो की, उसको हम वीना कॉन्ट्रैक्टा कहेंगे। और डिस्चार्ज थ्रू ऑरिफिस, अगर ऑरिफिस के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, क्यू फॉर डिस्चार्ज 2/3 इंटू CD मतलब कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इंटू √2g, जी फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू h2 की पावर 3/2 माइनस h1 की पावर 3/2। ये याद रखना, फॉर्मूला आएगा सिंपल सिंपल सीधा, कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला इसके ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम कुछ कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोलिक कोफिशिएंट पढ़ेंगे, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑरिफिस पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये पेपरों में इनकी क्या पूछी जाती है, रेंज पूछी जाती है, या इनका वैल्यू पूछा जाता है। कंफर्म में पूछा ही जाएगा, क्योंकि देखो जो भी क्वेश्चन बनेगा वो इसी बुक से बनेगा। ये क्या है, स्टैंडर्ड बुक है हमारी। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स SI यूनिट्स, डॉक्टर RK बंसल, ये हमारी स्टैंडर्ड बुक है। ठीक है, ये देख लो एक बार, ये हमारी स्टैंडर्ड बुक है। ठीक है, इस बुक से पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, फिर बात की थी हमने हाइड्रोलिक कोफिशिएंट, हाइड्रोलिक कोफिशिएंट, हाइड्रोलिक कोफिशिएंट, ये हो गया हाइड्रोलिक कोफिशिएंट, या इसी को बोल देंगे हम डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑरिफिस, कोएफिशिएंट ऑफ ऑरिफिस। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम किससे अभी बताता हूँ। फिर आता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। और तीसरा आता है हमारा, एक और आता है इसके बाद, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, वो उसका सिंपल एक फॉर्मूला याद रख लेना, वो फॉर्मूला पक्का पूछेगा। तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और एक होता है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं CV से, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं CC से, और कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज को हम डिनोट करते हैं हमारा CD से। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, ये क्या बात कर रहे हैं हम, हाइड्रोलिक कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, हाइड्रोलिक कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं हम, डिफरेंट टाइप ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑरिफिस में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, या तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑरिफिस के कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं, या इसको हम हाइड्रोलिक कोएफिशिएंट बोलेंगे। 3-4 टाइप के होते हैं वैसे, बट हम अभी यहाँ पे 3 टाइप के पढ़ते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है, और एक होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, उसको हम CR से डिनोट करेंगे। ठीक है, उसको बाद में पढ़ेंगे, उसको हम बाद में पढ़ लेंगे। तो जो मेन है, अब ये मेन स्टार्ट हो गया, यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से मेन स्टार्ट हो गया।
ठीक है, ये मेन स्टार्ट हो गया हमारा। सबसे पहले डालना कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, सबसे पहले डालना हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम CV से डिनोट करते हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जिसको हम CV से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? ये होता है हमारा रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ जेट ऑफ वाटर। क्या बोल रहा है ये? रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ जेट ऑफ वाटर एट वीना कॉन्ट्रैक्टा टू वेलोसिटी ऑफ जेट। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये याद रखना है, ये पेपर में पूछा जा सकता है कि रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ जेट ऑफ वाटर एट वीना कॉन्ट्रैक्टर टू वेलोसिटी ऑफ जेट क्या होता है। ठीक है, दोबारा बताता हूँ कि पेपर में ये पूछा जा सकता है कि रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ क्या पूछा जा सकता है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ जेट ऑफ वाटर एट वीना कॉन्ट्रैक्टर टू वेलोसिटी ऑफ जेट क्या होता है। वो होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होता है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होता है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है हमारा CV निकालने का, CV इक्वल्स टू V अपॉन अंडर रूट 2GH। ठीक है, CV हमारा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, V फॉर वेलोसिटी। ठीक है, V फॉर वेलोसिटी, 2GH मतलब 2G मतलब 2 मतलब छोड़ो, G फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, H फॉर हेड। ये याद रखना। फिर अगर सिंपल अगर हम ऐसे भी पूछा, एक तो इस तरीके से पूछा जा सकता है, दूसरा इस तरीके से भी पूछ लेते हैं। ये हमारे बुक के अकॉर्डिंग है, इसमें लिखा होगा सिर्फ CV इक्वल्स टू एक्चुअल वेलोसिटी, कि एक्चुअल में क्या वेलोसिटी है, एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी। इस वाले फॉर्म में भी याद रखना। ठीक है, इस वाले पेपरों में इस तरीके से पूछा जाता है घुमाने के लिए। ये सब पेपरों में आए हुए चीज़ें, ये मैं क्वेश्चन कर रहा था तो मैं वहाँ से सब उठा के लेके आया हूँ कि जो रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ जेट ऑफ वाटर होता है कहाँ पे, वीना कॉन्ट्रैक्टा में, टू द वेलोसिटी ऑफ जेट का जो रेशियो होता है उसको हम कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का? V अपॉन रूट अंडर 2GH। क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन रूट अंडर 2GH। ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ें तो CV क्या होता है हमारा, जो एक्चुअल का वेलोसिटी होता है उसका रेशियो अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी का रेशियो। ठीक है, ये बोलते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसकी जो रेंज होती है CV की, जो अब इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये कंफर्म पूछा जाएगा एक ना एक। CV की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? वो होती है 0.95 टू 0.99। ठीक है, 0.595 टू 0.99 होती है। इन जनरल हम क्या लेते हैं? इन जनरल जो हम लेते हैं CV, वो कितना लेते हैं? इन जनरल हम CV लेते हैं 0.98। ये याद रखना है हमने कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात की हमने, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की बात करी हमने सबसे पहले पढ़ा कि रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ जेट ऑफ वाटर एट वीना कॉन्ट्रैक्ट। वेलोसिटी ऑफ जेट ऑफ वाटर क्या बोला मैंने? रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ जेट ऑफ वाटर एट वीना कॉन्ट्रैक्टा टू द वेलोसिटी ऑफ जेट का रेशियो क्या होता है हमारा? कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होता है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? V अपॉन अंडर रूट 2GH, G फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, H फॉर हेड। ठीक है, किताब के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ये हमसे पेपर में पूछा गया, किसी AE के पेपर में, मुझे याद नहीं कब पूछा गया, पर ये AE के पेपर में पूछा गया है। और ये जो किताब में लिखा हुआ है CV कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वो क्या होता है हमारा? एक्चुअल का वेलोसिटी क्या है और जो थ्योरेटिकल हमारी वेलोसिटी निकली है वो क्या है। ठीक है, फिर हमारा आता है CV की कोई रेंज होती है,
कितनी होती है 0.95 से 0.99 के बीच में इसकी एक वैल्यू होती है, रेंज होती है। और इन जनरल हम जब पेपर सॉल्व करते हैं तो कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए हमको, CV इक्वल्स टू 0.98, ठीक है। ये गेट और उसके लिए बात होती है। बट जो हमारे AE और JEE के जो पेपर होते हैं, जब ये क्वेश्चन आएगा तो हमको CV की वैल्यू पहले से ही दी होगी, ठीक है। CV की वैल्यू पहले से ही दी होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। फिर उसके बाद आता है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। फिर हमारे पास आता है कोएफिशिएंट ऑफ फिर आता है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। कोएफिशिएंट अच्छे से लिख लेता हूँ। हमारे पास क्या आता है, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम CC से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, CC से डिनोट करते हैं। इसमें लिखना रेशियो ऑफ, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ जेट एट वीना कॉन्ट्रैक्टा टू एरिया ऑफ ऑरिफिस, ठीक है। एरिया ऑफ ऑरिफिस, ठीक है। ये याद रखना कि कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ जेट। क्या बोला हूं मैं, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, CC, जिसको हम CC से डिनोट करते हैं, वो होता है हमारे पास रेशियो ऑफ एरिया ऑफ जेट, मतलब रेशियो ऑफ एरिया ऑफ जेट एट वीना कॉन्ट्रैक्टा, मतलब वीना कॉन्ट्रैक्टा में जो एरिया ऑफ जेट होता है उसके रेशियो से किसका रेशियो, एरिया ऑफ ऑरिफिस का रेशियो, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, CC का एक फॉर्मूला होता है निकालने का, CC का एक फॉर्मूला होता है, CC निकलता है हमारा CD अपॉन CV, ठीक है। CD अपॉन CV, ये याद रखना, ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। कोएफिशिएंट ऑफ फॉर्मूला क्या करेगा, 4 फॉर्मूले दे देगा हमको, किसी में V ऊपर कर देगा, किसी में क्या कर देगा, इनको इंटू कर देगा, किसी में कुछ कर देगा, किसी में कुछ कर देगा, और एक ही वाला दे देगा CC, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। इसका जो लिखा हुआ है क्या है, CC जो लिखा हुआ है, जो CC लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टा, एरिया ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टा अपॉन एरिया ऑफ ऑरिफिस, यही बात हमने वहाँ करी थी, ठीक है। यही बात हमने कहाँ करी थी, यहाँ पे करी थी हमने। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ऑरिफिस। तो इन जनरल जो रेंज होती है इसकी, CC की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 0.61 टू 0.69 तक, ठीक है। क्या होती है, जो इन जनरल इसकी रेंज होती है वो कितनी होती है, 0.61 से लेके 0.69 तक। बट इन जनरल हम इसकी वैल्यू कितनी लेते हैं, CC की वैल्यू कितनी लेते हैं, 0.64, कितना लेते हैं हम, 0.64, कहीं कहीं 65 भी हो सकता है। ये याद रखना, पेपर में या तो 64 दिया होगा या तो 65 दिया होगा, बट याद रखना, ठीक है। इन जनरल हम 64 ही लेते हैं, ठीक है। इन जनरल क्या लेते हैं हम, 64 ही लेते हैं, बट कई बार क्वेश्चन में क्या होता है 65 भी लिखा हुआ आता है, या तो 65 लिखा होगा या तो 64 लिखा होगा, दोनों में से एक लिखा होगा। तो ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना आप, ठीक है, ये याद रखना। बाकी ये हो गया, बाकी आता है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, जो हमने अभी पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था। अगर हम ऑरिफिस के थ्रू डिस्चार्ज निकाल रहे हैं तो हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, वहाँ हमने CD का यूज़ देखा था, ठीक है। वहाँ हमने क्या देखा था, CD का यूज़ देखा था हमने। तो हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला में, हमने ये पढ़ा था, डिस्चार्ज थ्रू ऑरिफिस निकालना हो तो हमको Q की वैल्यू क्या थी, Q की जो हमको फॉर्मूला दिया था वो दिया था 2/3 इंटू CD इंटू √2G इंटू H2 की पावर 3/2 माइनस H1 की पावर 3/2। ये हमको फॉर्मूला दिया हुआ था, ठीक है, ये हमको फॉर्मूला दिया हुआ था, ठीक है, ये हमको फॉर्मूला दिया हुआ था।
इसमें जो ये CD था, अब इसकी बात कर रहे हैं हम, ये है क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है हमारे पास, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे तो ये क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होगा हमारा, जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है हमारा, जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जिसको हम CD से डिनोट करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है हमारे पास, CD हमारे पास होता है, CD क्या होता है हमारे पास, एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, ठीक है, एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, क्या होता है हमारे पास, एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, ठीक है, क्या होता है हमारे पास, एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, क्या होता है वो, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। फॉर्मूला होता है इसका, अभी हमने पढ़ा था CC क्या होता है हमारे पास, CD इंटू CV, ये पढ़ा था हमने। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इंटू कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो हम अगर हम CD बनाएंगे तो CD का फॉर्मूला क्या बनेगा, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंटू कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, ये याद रखना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएंगे, इन्हीं में से एक कुछ आएगा आपके पेपर में। फिर पूछता है CD की रेंज, CD की जो रेंज होती है, CD की जो रेंज होती है वो होती है 0.61 टू 0.65 की रेंज होती है, ठीक है, 0.61 से 0.65 तक की इसकी रेंज होती है। इन जनरल हम क्या लेते हैं, इन जनरल CD की वैल्यू ली जाती है 0.62, ठीक है, 0.62 हमारी वैल्यू ली जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये सब कुछ ये पेपर में आते हैं, ठीक है, ये सब कुछ क्या आता है, पेपर में आते हैं। फिर एक हम पढ़े थे कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, मैंने पहले कुछ और बोला होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोल दिया होगा मैंने गलती से, ठीक है, मैंने पहले क्या बोला होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोल दिया होगा, वो गलती से मैंने बोल दिया, वो होता है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर मैंने पहले कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोल दिया हो गलती से, तो वो क्या होता है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, मैंने गलती से बोल दिया है वेरिएशन, वो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, एक हमारे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा था, वो गलती से मेरे से वेरिएशन निकल गया, वो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम CR से डिनोट करते हैं, ठीक है, जिसको हम CR से डिनोट करते हैं। इसमें जो एक फॉर्मूला है, इसका मतलब सबसे पहले क्या होता है, ये होता है CR होता है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो होता है वो होता है हमारा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी, ये याद रखना, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ जो रेजिस्टेंस होता है वो किसका होता है, रेशियो ऑफ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी का कितना लॉस हुआ अपॉन एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, अपॉन एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये लिख लेना। फिर जो इसका एक मेन इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला है, ये पेपर में आया हुआ है कई बार, जो CR होता है वो होता है हमारे पास 1/CV का स्क्वायर -1, ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, कि कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो CR है वो कितना है, CR इक्वल्स टू 1/CV स्क्वायर -1, ठीक है, ये हमारा क्या कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। अगर मैंने वेरिएशन पहले बोल दिया होगा, वो गलती से बोल दिया, वो क्या होता है, वेरिएशन नहीं होता, वो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, उसकी वैल्यू होती है CR इक्वल्स टू 1/CV स्क्वायर -1, CV क्या हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी हमारा, ठीक है, ये हो गया, ये फॉर्मूला याद रखना। कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। नोट पॉइंट लिखना, एक पॉइंट है इसमें, नोट पॉइंट लिखना, फिर आज का यहीं तक रखेंगे।
बाकी का हम क्या क्या बचा हुआ है हमारा, बाकी का हमारा बाकी अभी एक काम करते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बाकी उसके बाद कल ऑरिफिस मीटर के बारे में पढ़ेंगे, वीना कॉन्ट्रैक्टा के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और माउथ पीस के बारे में हम कल पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। कल थोड़ा पढ़ेंगे, आज इतना पढ़ लेते हैं। इसके बाद एक न्यूमेरिकल करेंगे जो हमारे पेपर में ये पूछा हुआ एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। ये लिखना, एक नोट पॉइंट लिखना, जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है, 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 जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है हमारा, सॉरी वेरिएशन बोल रहा हूँ, फिर से वेरिएशन निकल गया। जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है हमारा, किस पे डिपेंड करेगा वो, सीवी क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस किस पे हमारा डिपेंड करता है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, फिर से वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। गलती से वो बार बार वेरिएशन निकल रहा है, मैं कहीं और कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, कुछ अपना पढ़ रहा था, तो वहाँ से मेरे दिमाग में वही आ रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी पे हमारा डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये पेपर में पूछा गया हमारे एई के, तो मैं आपको लिखा देता हूँ, फिर बाकी का कल पढ़ेंगे। थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है, 1 घंटा और लगेगा, 1-1.5 घंटा और लगेगा, तो कल पढ़ेंगे उसका अच्छे से। आज का एक क्वेश्चन लिख लो, एक क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगुलर ऑरिफिस है, a rectangular orifice will depends on coefficient of, सॉरी गलती हो गई, एक रेक्टेंगुलर ऑरिफिस है, क्या है वो, 1.5 मीटर वाइड एंड 1.0 मीटर डीप, ठीक है। ये हमारे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, एक वो करवा रहा हूँ कि एक रेक्टेंगुलर ऑरिफिस है जो 1.5 मीटर वाइड है और 1.0 मीटर डीप है, मतलब 1 मीटर डीप है और 1.5 मीटर वाइड है, इज discharging water from a tank, एक टैंक से क्या हो रहा है, वाटर डिस्चार्ज कर रहा है फ्रॉम ए टैंक, ठीक है। इफ द वाटर लेवल in the tank is 3 meter above the top surface, top edge of the orifice, find the discharge through the orifice, take the coefficient of discharge, ठीक है। एग्जाम में कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज मतलब CD की वैल्यू दी हुई होती है,
टेक कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, टेक कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जिसको हम CD कहते हैं, कितना लेना है हमको, लेना है 0.6। ठीक है, कितना लेना है हमको, CD कितनी लेनी है, 0.6 लेनी है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा हो। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर ऑरिफिस है 1.5 मीटर वाइड, 1 मीटर डीप है, डिस्चार्जिंग वाटर फ्रॉम द टैंक। ठीक है, डिस्चार्जिंग वाटर फ्रॉम अ टैंक। अगर इफ वाटर लेवल ऑफ टैंक इज 3 मीटर अबव द टॉप एज, मतलब ऑरिफिस के टॉप एज से 3 मीटर अबव क्या हमारा वाटर लेवल है, तो हमको क्या डिस्चार्ज करना है, हमको डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है, और हमको CD मतलब कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू दी हुई है, कितना लेना, 0.6। ठीक है, 0.6 लेना हमने। तो सबसे पहले हमारे पास क्या 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 गिवन है, सोल्यूशन करते हैं। गिवन क्या क्या हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास गिवन है B दे रखा हमको 1.5 मीटर, D दे रखा हमको 1.0 मीटर। ठीक है, हमको B दे दिया, D दे दिया, हमको H1 दे दिया, हमको H1 दे दिया हमको 3 मीटर। तो हमारे वहाँ क्या फॉर्मूला था, हमारे वहाँ क्या लग रहा था, H2 माइनस H1, H2 की पावर 3/2 माइनस H1 की पावर 3/2। H1 तो मिल गया, अब हमको H2 निकालना पड़ेगा। तो H2 कैसे निकलेगा, H2 निकलेगा जब हम H1 में डेप्थ को प्लस कर देंगे। ठीक है, H1 में डेप्थ को हम प्लस कर देंगे, मतलब 3 मीटर में अगर हम 1 मीटर को प्लस कर देंगे तो 4 मीटर हमारा क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा। ठीक है, H2 माइनस H1। ठीक है, और H2 जो भी होगा हमेशा H1 से हमेशा बड़ा ही होगा। ठीक है, H2 जो भी होगा वो हमेशा H1 से बड़ा होगा। तो H1 3 मीटर दे दिया हमको, H2 क्या होगा हमारा 3 प्लस और 1 क्या, जो उसकी डेप्थ होगी और फिश की डेप्थ होगी उस 1 को भी हम प्लस करेंगे तो 4 मीटर हमारी क्या आ गई। ठीक है, हेड आ गया, H2 आ गया हमारे पास, हेड आ गया। CD क्या है हमारे पास, ये क्या आ गया, H फॉर हेड ऑफ लिक्विड। ठीक है, H फॉर हेड ऑफ लिक्विड, H1 इज हेड ऑफ लिक्विड 1, H2 मतलब हेड ऑफ लिक्विड 2। 1 कितनी है 3 मीटर, 2 कितनी है 4 मीटर। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हमको दे रखा है 0.6। हमको क्या निकालना है, डिस्चार्ज निकालना है। डिस्चार्ज थ्रू ऑरिफिस मैंने बताया था 2/3 इंटू CD इंटू अंडर रूट ऑफ 2G इंटू H2 की पावर 3/2 माइनस H1 की पावर 3/2। ठीक है, वैल्यू पुट करो, 2/3 इंटू 0.6 इंटू 2 इंटू 9.81 इंटू H2 कितना हमारे पास 4 की पावर 3/2 माइनस 3 की पावर 3/2। ठीक है, अगर मानो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सिर्फ एक एग्जांपल दिया अगर मैंने, अगर बाई चांस ऐसा होता, आपने सर्ट्स का रूल पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, अगर ऐसा होता यहाँ पे होता 16 और यहाँ पे होता 9। ठीक है, यहाँ पे होता 16 तो यहाँ पे होता 9। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसको ऐसा सॉल्व करते 4 की पावर 2 इंटू 3/2 माइनस 3 की पावर 2 इंटू 3/2। तो इस 2 से ये कैंसिल, इस 2 से ये कैंसिल, तो क्या 4 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3 ऐसा हो जाता था। अगर क्वेश्चन में ऐसा, अगर हमारे पास जेई में क्वेश्चन आएगा तो ऐसी कोई वैल्यू दी होगी जो सीधा सीधा कट रही होगी। ठीक है, ताकि हमको ज़्यादा कैलकुलेशन का ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, ये हमारे एई का पेपर था, तो इसमें क्या होता है, कुछ वैल्यूज़ हमको याद रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास, H2 की पावर क्या है, H2 क्या है हमारा 4/3/2 माइनस H1 कितना 3/2। ठीक है, 3/2। तो हमने जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, 3/2 मतलब कितना था 1.5। ठीक है, ये कैलकुलेटर, देखो हमारे पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है, तो हो सकता है क्वेश्चन आएगा तो हम कैलकुलेटर में डाल के फटाफट आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो आंसर आएगा ये होगा हमारे पास, ये पूरा आंसर सॉल्व होगा, जो ये पूरी इसकी यहाँ तक की जो वैल्यू आएगी, जो पूरी ये वैल्यू आएगी, ये आएगी हमारे पास 2.657 इंटू में जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगी हमारे पास 8 माइनस
ये आएगी 5.196 मीटर क्यूब पर सेकेंड के बाद डिस्चार्ज है मीटर क्यूब पर सेकेंड में आएगा। तो जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 7.45 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ ये आंसर आएगा 7.45 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, हमारे पास क्या आएगा 7.45 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको आज का समझ आया होगा। आज हमने ऑरिफिस के बारे में पढ़ लिया बहुत। ऑरिफिस क्या होता है, स्मॉल एरिया एक स्मॉल होल होता है, एरिया होता है कहाँ पे, किसी भी टैंक में। ठीक है, उसके बाद हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़े, हमने क्या क्या CD होती है, क्या क्या CV होती है, क्या और CD क्या होती है, CV क्या होती है, CC क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस CR क्या होता है, उसका फॉर्मूला देखा। फिर हमने क्या देखे, टाइप्स देखे, शेप के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग, डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग। ठीक है, एज वाला जो मैंने बोलता शेप के अकॉर्डिंग वाला सब कुछ देखा था हमने। तो कल हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम ऑरिफिस मीटर के बारे में पढ़ लेंगे। ऑरिफिस मीटर है, उसके बाद ऑरिफिस मीटर का एक क्वेश्चन है, फिर वीना कॉन्ट्रैक्टा के बारे में और भी अच्छे से समझाऊंगा। मिनिमम फ्लो एरिया जो होता है वो वीना कॉन्ट्रैक्टा होता है। फिर उसके बाद उसका एक क्वेश्चन भी है। फिर माउथ पीस के बारे में पढ़ना है, माउथ पीस के क्लासिफिकेशंस पढ़ने हैं हमने। ठीक है, फिर डिस्चार्ज थ्रू द माउथ पीस का फॉर्मूला याद रखना है हमने। फिर इस कुछ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज पर कुछ बातें हैं जो माउथ पीस की हैं, कि जब एक्सटर्नल माउथ पीस होता है, जब इंटरनल माउथ पीस होता है जो रनिंग फुल कर रहा हो, जब इंटरनल माउथ पीस होगा जो रनिंग फ्री कर रहा हो, या कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट वाली बात हो, तो इन सब में हमको उसको कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू अलग अलग हो जाती है। फिर कुछ स्पेशल पॉइंट है जो हम कल पढ़ेंगे। तो बाकी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, मेरे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना, थोड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट देना अपना। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड।